बोले तो ईमानदारी पूर्वक खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। देखिए, ये पिंजड़े में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है, ये उस पिंजड़े को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि पिंजड़े को तोड़ के चिड़िया उड़ो, तो वही हाल होगा, ये टाइगर पिंजड़े में नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों जो भी लोकसभा है वहाँ जेबी के साथ मजबूत है और कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक यहाँ डिले हो रहा है। एक बेहतर रणनीति के साथ धनबाद के चुनावी समर में अपना पांव रखते हुए दिखेंगे। गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। और इस बेटे ने बिना सदन में पहुंचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख, जो एक बहुत बड़ी राशि होती है, केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए गिरिडीह के लोग मौका देंगे। आपका मन भी बन चुका है, कई बार आपका बयान भी जारी हो गया, आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? गिरिडीह लोकसभा, चूंकि मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आईडी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में। आपने बाहरी सांसद और विधायक के बारे में हमेशा बोला, मुखर होकर बोले, और देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में झारखंड के ही सांसद है, तो गिरिडीह लोकसभा क्यों चुने? दूसरे सांसद मतलब बाहरी सांसद के बारे में ज्यादा ही बोले हैं, तो दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपका ये चर्चा भी था कि आपका कर्म भूमि धनबाद भी रहा है, तो धनबाद जी, मैं आज भी मेरा दिल कहता है कि धनबाद, लेकिन बात ये हो जा रहा है कि हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, और मेरा ये मानना है कि पहला वोट मैं खुद के दूं। धनबाद मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अगर धनबाद मेरा वोटर आईडी कार्ड होता तो मैं धनबाद ही कुछ करता, लेकिन गिरिडीह, और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा, धनबाद से मैं प्रत्याशी बनूंगा। झारखंड के अलावा, सॉरी, गिरिडीह के अलावा और कहाँ से आपके प्रत्याशी? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहां पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतरा के बारे में क्या सोचा? चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। चतरा चूंकि केबीसी का सवाल है तो वहां से तो हम लोग भागेंगे नहीं, चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ क्या गठबंधन बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी, हम समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, हम लोग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे विचार, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के माने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी की है, आप सेंट्रल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे कैंडिडेट का? लिस्ट एक्चुअली देखिए, समय नहीं मिल पाता है। लिस्ट जो जारी होगा मेरे हस्ताक्षर से होगा, और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पेड मेरे घर में है, तो घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊंगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने आपने सभा किया है, आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मैनिफेस्टो पर ही लड़े जाते हैं। देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में छोटी बड़ी 2-2.5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, कई माइंस के एरिया हैं, सीटीपीएस बीटीपीएस के अलावा इस प्रकार कितनी तमाम परियोजनाएं हैं जिन पर रोजगार का साधन है। किंतु पॉलिटिशियन हमारा उदासीन होने के कारण वहां पर गैर राज्यों का दबदबा बढ़ता गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। गैर राज्य के लोगों का हमने कभी ये नहीं कहा कि आए, नियम से आए, 25% की हिस्सेदारी में आए, 75% निजी सेक्टर में भी झारखंडियों के लिए रहेगा। इस बात पर हमारी लड़ाई है, और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहां पर बैठेंगे, सदन पे सार्थक चर्चाएं होंगी, तो रास्ते खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे, और झारखंड अपनी बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को क्यों वोट देंगे?
गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। और इस बेटे ने बिना सदन में पहुंचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख, जो एक बहुत बड़ी राशि होती है, केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए गिरिडीह के लोग मौका देंगे। जयराम महतो छोटा सा बस्ती से निकल के बड़ा हस्ती रघुवर दास जैसे व्यक्ति के बेटे के ऊपर आप मतलब सवाल खड़ा कर दिए हैं। देखिए, जो सवाल लाजमी है वो सवाल खड़ा ही होगा। मैंने वही कहा कि अगर पिताजी काबिलियत हो तो उसकी काबिलियत का आधार मान के बेटा को नौकरी नहीं दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर माननीय रघुवर दास जी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में महोदय अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का, लेकिन उनका जो सुपुत्र है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 पे काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया कि उनकी क्या योग्यता है, वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे, क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विस्थापित नहीं, वो रैयत नहीं ना उनके पूर्वजों ने झारखंड बनने में आंदोलन किया है। जयराम जी को उनकी योग्यता पे शक है क्या? बिल्कुल शक है। आप सार्वजनिक कीजिए, मैंने सवाल किया है, आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए, उनका एप्लीकेशन नंबर सार्वजनिक कीजिए, उनका रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन जो भी है सारी चीजों को सार्वजनिक कीजिए और उनकी योग्यता को भी सार्वजनिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और क्यों नहीं पूछे भाई सुनील महतो का, निर्मल महतो का और ललित दास जी अगर यहाँ CSR को देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की राशि होती है, तो ये झारखंडियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। भाषा संस्कृति का बात करते हैं और भाषा आंदोलन का शुरुआत धनबाद बोकारो से हुआ था। तो लोगों का ये नजर था कि कहीं ना कहीं चुनावी बदलाव भी बोकारो धनबाद से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर जो है ज्यादा बल जो है नहीं दिया गया है चुनावी को लेकर के आपके द्वारा। देखिए, वहाँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई एक अस्मिता की भी है, तो वहाँ हम लोग प्रतीक्षा में है कि बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं वो किस प्रकार का पत्ता खोल रही है। उसके बाद हम लोग एक बेहतर रणनीति के साथ धनबाद के चुनावी समर में अपना पांव रखते हुए दिखेंगे। धनबाद गिरिडीह में अभी तक कैंडिडेट बीजेपी नहीं दे पा रही है, तो क्या लग रहा है ये जेपीकेएसएस का? और देखिए, हम लोग तो अपने आप को इतना भी मियाँ मिठू नहीं बनेंगे, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों जो भी लोकसभा है वहाँ जेपीकेएसएस मजबूत है और कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक यहाँ डिले हो रहा है। जहाँ तक इस आंदोलन के आगाज का प्रश्न, दिसंबर का महीना था और शायद 2021 था, और उस समय झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन का आगाज हुआ था। और हम लोग एक कह सकते हैं एक छात्रों का आंदोलन था। कुछ भाषाएं थी जो हमारे जिला में थोपी जा रही थी, राज्य का भी आंदोलन नहीं था। जब स्टार्टिंग हुआ था ये 2 जिलों का आंदोलन था, लेकिन चूंकि मुद्दा जेन्युइन था और एक ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड की जनमानस शोषित हो रही है, और वह अहम कारण है झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबदबा हर क्षेत्र पे, एजुकेशन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, टेंडर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर विभाग में जो है गैर झारखंडियों का यहाँ लगातार दबदबा बढ़ने के कारण यहाँ की जो जनसंख्यिकी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ के लोकेलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक जेन्युइन मुद्दा था जो झारखंड के ग्राउंड से एक साधारण छात्रों के द्वारा, जिनमें जयराम महतो कहिए, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं ने एक बहुत बड़े आंदोलन को तैयार किया और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और हमें आशा नहीं थी कि ये आंदोलन एक दिन इतना बृहद रूप धारण करेगा, इसके चर्चे, इसकी गूंज पूरे देश में, पूरे राज्य में सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक आंदोलन रहा, और चूंकि जेन्युइन आंदोलन था, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित आंदोलन था, इसलिए आज इसको इतनी चर्चा और सफलता मिली। कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों को आपसे उम्मीद था, जब आप आंदोलनकारी थे, आप एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतना दिनों? देखिए, एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमें राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है। हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग
आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक उम्मीद मिली। चौक चौराहा में लोग हमारी वीडियो को सुनने लगे हैं, बाकायदा घर में सुनने लगे हैं, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे हैं कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है। जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था ये वो लड़का कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग का ग्राफ बढ़ा, हम लोग का ग्रोथ होने लगा और जो झारखंड के तमाम मुद्दे थे उन पर हम लोगों की एंट्री होने लगी। और पूरे 2 साल भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों का फीडबैक जानना चाहा तो कहा कि एक सही समय है, मांग है, ये युवा झारखंड है और यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो जो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी और आइडेंटिटी के साथ चुनाव को लड़े। और हम लोगों ने उस पर एक प्रयास किया और अपनी पार्टी के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। इससे पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे झारखंड में, शुरू से डोमिसाइल और स्थानीय नीति और रोजगार की मुद्दे को लेकर वो लोग सत्ता में आए हैं। लेकिन झारखंड का अब 24 साल हो चुका है, अभी तक इस स्थानीय मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि गांधी जी या फिर किसी संत की एक कहानी है, मैं रिपीट करूंगा। एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एक वैद्य के पास गई थी इलाज कराने के लिए। तो जब उस वैद्य ने उसके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसका इलाज ठीक कर दूंगा। तो फिर जब वो महिला 2 दिन के बाद अपने बच्चे के साथ पुनः उस वैद्य के पास आई, उस हाकिम के पास आई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज में क्या करना होगा। बोला ज्यादा कुछ मत कहिएगा, इनको बोलिएगा कि गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो वो महिला काफी नाराज हो गई, बोली महाराज जब हम 2 दिन पहले आए थे और इतनी दूर से चल कर आए थे तब भी आप हमको ये बात बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से साथ कहा कि देखिए देवी, 2 दिन पहले तक हम खुद गुड़ खाया करते थे, आपके जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं आपके बेटे को सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ ना खाए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये कैसे नीति को बनाएंगे बताइए। किसी की मलेशिया में कंपनी है, किसी की दुबई में कंपनी है, किसी का 24 गो जिला में से 12 गो में मकान है, किसी का झारखंड के अलावे अन्य हमारे प्रदेशों में मकान है, फैक्ट्रियां हैं। कई सांसद ऐसे हैं जिनका 50 से अधिक विदेशी कंपनियों में शेयर है। तो ये लोग कैसे बात कह सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ की बात करेंगे। देखिए, ये लोग एक ही शर्त पे बात कर सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ में बात करेंगे। ये लोग कम से कम इन्हें अपनी संपत्ति का 70 से 80% हिस्सा दान करना होगा, क्योंकि हमने विधायक चुना था, हमने सांसद चुना था, हमने व्यापारी नहीं चुना था। और इन्होंने, एक व्यापारी होता है तो समझ में आता है व्यापारी काम है व्यापार करना, वो कफन पे भी व्यापार करता है, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा कार्य करते हैं। 90%, 10% लोग ईमानदार होंगे, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार रहता है, लेकिन 90-80% लोग ऐसे हैं जिनको अगर कफन तो छोड़िए, मुर्दे के गुर्दे को गर्दे से उठाकर व्यापार करेंगे, उस टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वही गांधी की कहानी या फिर जो महात्मा की कहानी सुनी थी, गुड़ खाना छोड़ना होगा तभी आप दूसरे को बोलेंगे कि गुड़ मत खाओ। तो ये लोग भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे तभी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। ये लोग खुद दलदल में फंसे हैं अनगिनत। अगर बोले तो ईमानदारी पर खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। प्लान का मात्रा सबसे ज्यादा लोग गिरिडीह लोकसभा से ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए। जयराम माथुर जीतने के बाद कैसे रोकिएगा? देखिए, उसके लिए आइडियाज होने चाहिए। लघु उद्योग की स्थापना होगी, कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो डैमों में पानी है उनको कोशिश किया जाएगा एक डायमीटर के खेतों तक पहुंचाया जाए, दूसरी फसल के लिए उस पानी का तैयार किया जाए, सड़कों का जो मायाजाल बिछा है वहां पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग है जिन पर हम लोग चर्चा करके, और एक जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्तक्षेप करेगा तो बेहतरी होगी। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो निश्चय ही हम लोग उस पर बेहतर कार्य करेंगे। एक समस्या, टाइगर जी दिल्ली आप जाएंगे ऐसा आप सोच रहे हैं, जनता भी सोच रही है कि टाइगर दिल्ली जाएगा, और जिस तरह से सोशल मीडिया में देखे हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर देंगे, तो कहाँ से दिल्ली जाएंगे? देखिए, ये पिंजरे में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है, ये उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि पिंजरे को तोड़ के चिड़िया उड़ो, तो वही हाल होगा। ये टाइगर पिंजरे में नहीं रहेगा। आदरणीय पत्रकार महोदय, क्योंकि आप अभी अब चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोगों की एक समस्या रहती है कि आम सभा के अलावा अगर लोगों को आपसे अगर अपना समस्या सुनाना है तो क्या कुछ माध्यम रहेगा उसका? जी हाँ, हम लोग का माध्यम है, प्रधान कार्यालय है, वहाँ प्रत्येक दिन नहीं करने से भी 30-40 औसत शिकायत आती है। उन शाम को 2 दिन में जब वहाँ जाके हम बैठते हैं तो उन शिकायतों का समाधान करते हैं, टेलीफोनिक समाधान करते हैं। तो हमारा प्रधान कार्यालय जो मानटाण में अवस्थित है
वहाँ जाकर आप अपनी शिकायतों को रखें। हमारे संगठन के साथी वहाँ लगभग 12 घंटा रहते हैं, बैठते हैं, मैंने पाली बाय पाली, तो उनके माध्यम से वो सूचना हम तक आएगी और उस पर हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं।